नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज के इस सुबह के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर श्वेता जी, वैद्य संदीप कुमार जी, अश्विनी जी, राम अवतार माली जी, वंदना मैडम जी, विनीता जी, राजकुमार जी और माधुरी गोले मैडम जी का सुबह के सत्र में मैं स्वागत करता हूँ। मैडम जी, हमने कौन सा सूत्र कर लिया था? आई थिंक हमने सर 15वां पढ़ना है। वासिते चंद्रा 15वां पढ़ना है। जी जी। वासितेषु वराक्वाथे सर्वरी शोषितेष्वः यवेषु सुकृतान् सक्तुन् सक्षौद्रान् सिधुना पिबेत्। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले आप देखें तो वासितेषु वराक्वाथे सर्वरी शोषितेष्वः, यहाँ यव को रात भर त्रिफला के क्वाथ में रखकर इसे सुखा लें। कहा गया। हाँ विनीता जी शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जूम कर दीजिए तो अच्छा रहेगा जी। तो यहाँ कहा गया है कि यव के को रात भर आप त्रिफला के क्वाथ में रख दीजिए तो त्रिफला के गुण इसमें आ जाएंगे यव में, और सुखा लीजिए इसे। फिर आगे कहते हैं, अगली जो लाइन है इसमें कहते हैं यवेषु सुकृतान् सक्तून् सक्षौद्रान् सिधुना पिबेत्। इसी प्रकार भली प्रकार जो है वो सत्तू बना लीजिए और फिर उसे मधु में मिलाकर, जो आपने अभी यव का त्रिफला के क्वाथ में रख के जो सुखा लिया उसको, उसकी आप अब सत्तू बना लीजिए और उसे शहद में मिलाकर सीधू के साथ पिए तो ये बड़ा लाभकारी होता है, ऐसा बताया गया है। इसी की जो है संभवतः आपने शायद टीका भी यहाँ पे शेयर की, वक्तव्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि चरक ने प्रमेह रोगी के लिए निर्देश दिया है कि उसका भोजन जो है वो यव प्रधान होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जौ जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था हमारे आचार्यों का, उनको सब पता था। उनके पास भले ही क्लिनिकल पैरामीटर्स, लेबोरेटरी पैरामीटर्स नहीं थे, लेकिन अनुभव इतना था कि उनको मालूम था कि यव जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है। तो आप देखिए यव का बार बार कहा है कि यव प्रधान होना चाहिए, भले ही वह सत्तू हो, रोटी हो, भात, दलिया किसी भी रूप में आप लें, लेकिन यव का ही सेवन करें। और इसी का उन्होंने कहा है कि आप इसके लिए चरक संहिता चिकित्सा स्थान, वहां से भी आप इसका रेफरेंस देखें तो आप इसको इसकी टीका पढ़ें। तब तक मैं चरक संहिता चिकित्सा स्थान का जो है 6ठे अध्याय का रेफरेंस आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। विनीता जी या मैडम, वंदना मैडम जी, आप जरा इसकी टीका पढ़ दीजिए। सर मेरे पास टीका नहीं है। टीका नहीं है मैडम? वंदना मैडम के पास रहती है टीका। नहीं, मेरे पास नहीं है जोशी सर। चलिए कोई और बात मैं नहीं, 5 जगह बैठने जा रही हूँ, मैं जरा बाहर। अध्याय का 21वां सूत्र में पढ़ देता हूँ, जो यहाँ संदर्भ में चरक का लिखा है।
चरक क्या कहते हैं, आचार्य चरक क्या कहते हैं? हम यहाँ पे चूंकि चिकित्सा वाला प्रकरण पढ़ रहे हैं तो हम बीच बीच में आचार्य चरक के कौन के को भी हम यहाँ पे कोट करेंगे। उन्होंने बोला यवस्य भक्ष्यान विविधाम तथा अद्यात कफ प्रेमे ही मधु संप्रयुक्तान। यव से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों में मधु मिलाकर, एकदम सेम वही बात आचार्य चरक भी कह रहे हैं कि यव प्रधान भोजन ही जो है वो कफज प्रमेही को करना चाहिए। ये बात आचार्य चरक ने मूल संदर्भ से मैंने आपको ये बात यहाँ से बता दी। तो ये कुल मिला के ये क्लियर हो गया कि यव प्रधान जो है वो सत्तू ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, भात ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं जी। अगर किसी के पास टीका है तो टीका पढ़ दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं जी। मैडम आगे वाला सूत्र पढ़ लीजिए फिर। नमस्कार सर, गुड हाँ, मॉर्निंग। ये आपको ही मैडम के पास टीका रहती है तो मैडम या तो आप टीका पढ़ दीजिए या फिर टीका शेयर कर दीजिए। मैं शेयर ही कर देती हूँ सर, सब लोग के लिए अच्छा रहता है, मैं शेयर कर देती जरूर जरूर। इस सत्र से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये जो हमारी चिकित्सा में बड़ा हमको बहुत लाभ दे रहा है। इसमें चरक का अगर आप चरक भी खोल के रखेंगे तो बीच बीच में और अच्छा रहेगा। दोनों को हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो और हमारी जो है वो एक प्रकार से हमारे शास्त्रों के प्रति जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये शायद मैडम ने शेयर कर दिया है आई थिंक। सर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, अंजना मैम अक्सर कहती हैं जब गायनी के पेशेंट के लिए जी कि जी ये इस तरह से त्रिफला का क्वाथ रात भर भिगो के फिर उसमें जौ का सत्तू मिला के पीने के लिए जी। बोलती हैं मैम। तो मैडम ने संहिताओं को पढ़ रखा है अच्छे से, तभी तो। सर। नवीन सर। जी सर। बोलिए माधुरी जी। हाँ नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। सर मुझे डाउट है कि हाँ, इसमें जो पहले योग बताए थे अभी भी सब में सब मधु मिलाकर मधु मिला के जी। हमारे पर पेशेंट आता है ना 300-400 शुगर, तो हमें ऐसा मधु देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मोस्टली तो वो बेचारे बाप रे, तो मैं तो नहीं देती सर मधु मिला के सर। देखिए मधु जो है ना, ये जो मधु बताया है ना, ये मधु जो है आपने पढ़ा होगा, मधु के भी अलग अलग प्रकार है ना। हाँ सर, तो जोशी इतना सर, मधु कफनाशक होता है ना। और मधु जो है ना वो मधु के भी अलग अलग कफनाशक प्रकार हैं, होता और मधु अगर प्योर है तो वो कफनाशक होता ही होता है, कफ को वो शमन करता है। तो यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में प्योर। है। दूसरा योगवाही भी होता है, वो औषधि के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि यव को इस प्रकार से त्रिफला में इस प्रकार से करके देने का अर्थ जो है इसका यव का औषधीय प्रयोग भी है इसमें, है ना। हाँ सर, ये गुण मालूम है सर, पर सर जब 400 शुगर है तो भी इसमें यह और ऐसा ये करके मत डालना ही चाहिए, कि देना है कि नहीं पेशेंट, मुझे ये डाउट कंफर्म। नहीं तो मत दीजिए, आपको उसमें ना भी नहीं, यव तो दे सकते हैं ना मैडम, यव और त्रिफला का हाँ, कॉम्बिनेशन है ना, आप शहद मत दीजिए, है ना। आंवला निद्रा का भी जो योग है ना सर, उसमें तो देखो हाँ ना मधु डालिए, दारू हरी द्रावण भी मधु डालिए, तो पर आप मत सर दीजिए, उसमें नहीं देंगे वैसे कंडीशन में ना दीजिए। हाँ जी मैडम आप इसमें बता दीजिए, इसकी टीका पढ़ दीजिए कोई। पढ़िए मैम, पढ़िए पढ़िए। पढ़िए मैडम हाँ, कौन पढ़िए, सा जो है यहाँ नीचे वो विनीता जी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, विनीता मैडम जी पढ़िए, संस्कृत टीका नीचे आ रही ये है कौन देखिए। सा अभी चल रहा है? 16 चल रहा है ना। ये अभी 15वां ही, 15वां अभी शायद रिपीट किया था, 15वां ही पढ़ दीजिए पूरा। तो पंडिमा का पढ़ दे, मैं पढ़ दे रही हूँ। जी पढ़िए मैम। मैम आप ये टीका पढ़ दे रही हूँ, वो तो पढ़ चुके श्लोक, अब टीका पढ़ दे रही हूँ। तथा यवेषु सुकृतान सक्तून कुर्वा सक्षौत्रान स सीधुना सीधुना। सीधुनई अब इसका सीधुना अर्थ भी बताएंगे मैडम आप। आल आलोड्यम पिबेत हाँ पक्कर सोद्वाद्वेन तस्य योगतः स न स्यात् यश यवेश्वक्ति निमित्त सप्तमी किम भूतेषु यवेषु वरा क्वाथे त्रिफला कषाय शर्वरी सकलाम रात्रि वासितेषु अभिषुदेषु अन अंतर्मह सोषितेषु तत्रांत्य संयोगे द्वितीया। मैडम अंजना मैम, आप उसका वो बताओ अर्थ। बहुत अच्छा पढ़ा मैम, उसमें यही आप साफ साफ जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ये वही है। इन्होंने लिखा है कि यथा यवेषु सुकृतान
तून कृत्वा सछोद्रान, मतलब कि जो हमने यव को लिया, यवेशु मतलब हुआ कि यव की तैयारी की हमने और उसका सत्तू बनाया, और उसके साथ हमने सछोद्र, जैसे मैडम कह रही है कि मैं शहद नहीं देती हूँ, लेकिन ये उस समय जो शहद की बात कर रहे हैं वो एकदम जो सर ने जैसे कहा कि शहद के प्रकार भी बताए गए हैं, और वो सही शहद होगा जो अभी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को, उस जो है छोद्र के साथ जो है, और सिधुना को मिला के उसके साथ आलोडन करके, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक उसमें सिधु डाला, उसमें हमने जो है मधु डाला या छोद्र डाला, और उसमें यप का सत्तू डाला और उसको पिलाया गया। और उसके बाद कह रहे हैं पक्व रसोद्भवेन तस्य योगर्ते साना स्यात्, मतलब उनका यही है कि इस तरह से जो है वो जो ये योग बन रहा है, ये योग जो है वो पक्व रस जो है होना चाहिए, मतलब तैयार, जैसे हमने कहा कि सीधू भी हमारा एक तरह की कल्पना बनी हुई है, और यव का जो सत्तू है वो भी एक कल्पना बनी हुई है, तो पक्व रस को उन्होंने जो है उद्भवेन, पक्व रस के द्वारा जो तैयार हुआ है वो योग है। इसके बाद कहते हैं इसको यवश्यति या यवश्वती निमित्त सप्तमी किम भेतेषु यवेशु, यवेशु की बात फिर बोल रहे हैं कि यव को कैसे कैसे तैयार किया गया है, तो बड़ा क्वाथ है, जैसे अभी बात हुई त्रिफला का क्वाथ, त्रिफला के क्वाथ में शर्वरी शकराम रात्रि, रात मतलब शक्ल, जो शकली की बात बताई है उन्होंने यहाँ पे, शर्वरी की बात है तो शकलाम रात्रि मतलब पूरी रात्रि, वासुतेषु मतलब भिगो देना है उसको, अभितेषु का देना, उस पूरी तरह से वो उसमें भीगा रहना चाहिए। अनंतरम शोषितेषु, उसके बाद में उसको शोषित करना चाहिए, मतलब उसको सुखा देना चाहिए। देन तत्र अत्यंतर संयोगे द्वितीयम, तब उसके बाद उसका संयोग करके उसको देना चाहिए। तो एक उन्होंने उसके टीका को बहुत अच्छे से बताया कि यवेशु, यव को लेना है, उसको अच्छे से तैयार करना है सत्तू के साथ उसको, और छोद्र के साथ और सीधू के साथ पिलाना जरूर है, लेकिन कैसे करना है, किम भूतेषु यवेशु, क्योंकि योग को किस तरह से देना है, तो बड़ा क्वाथ में देना है, और पूरी रात्रि में भिगो देना है यव को, अच्छी तरह से वो भीगा रहना चाहिए, और उसके बाद उसका जो है कल्पना बनाना है, और फिर वो उस संयोग के साथ उसको देना है। मैडम यहाँ पे अभी शहद की बात हुई थी, तो शहद चूंकि जिस जमाने में ये सब बातें कही गई है, उस जमाने में जो है लोग नेचुरल वे में जंगलों में जो हमारी मधुमक्खियां होती थी, और वो अपना वो बना के छत्ता बनाती थी, और वहां से शहद निकाला जाता था। आज के समय में जितने भी शहद मिल रहे हैं वो बी कीपिंग या फिर उसको जो है आर्टिफिशियली बी कीपिंग करके उसको बनाया जा रहा है, तो उसमें डायरेक्ट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। जो जो एक्चुअल जो ओरिजिनल शहद होता था उसमें, जैसे हमने च्यवनप्राश के बारे में पढ़ा, वैसे ही उसमें गुण थे, कषाय प्रधान मधुर रस भी होता था, पर वो एक प्रकार से हमारे शरीर में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नहीं बढ़ाता था। तो अब वो शायद उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लोग इतना समय नहीं है। दूसरा, आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, मेरे बाजू में एक पेड़ था जिसमें एक बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ था, वहां अभी निकालने आए, उन्होंने विद इन सेकेंड्स उसको ऐसा चेंज कर दिया, उसमें वो कब आपको शर्करा मिला देते हैं, चाशनी मिला देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो भी जी जी। आजकल शहद आ रहा है वो एडल्ट्रेटेड आ रहा है, इसलिए वाकई आपका जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल सही है। आपको अगर कॉन्फिडेंस ना हो कि ये शहद के बारे में, तो आप निश्चित रूप से देंगे अगर, तो उसका शुगर बढ़ेगा। माधुरी जी का शायद सवाल था। और मुंबई अगर इस तरह के हायर मेट्रो सिटीज में तो आजकल पेड़ है कहाँ, और कहाँ शहद निकलता है। आजकल जो कंपनी मेडेड शहद आ रहे हैं उनमें भी आजकल जो है वो सारे जो है वो आर्टिफिशियल बी कीपिंग करके बनाया जा रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो प्रश्न है वो जायज है मैम। जोशी सर, ये जो बी बी को रखते हैं, और इसका जो अगर वो अच्छे से ऑथेंटिकली रख रहे हैं, तो वो एक खेत के पास अपना पूरा ट्रक लेकर जाते हैं, वहां पर जहाँ पुष्प हो रहे होते हैं, वो खेती वाला अपने वो पूरा खेत उनको देता है, और वो बिल्कुल अच्छे से इसको बनाते हैं। और इसका मुझे अभी समय नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब इंटरनेट पर भी वो अवेलेबल है। और उसके जो मधु के कुछ तरीके होते हैं जांचने के, कि मधु जो है वो सही है कि नहीं, जैसे वो दिए की तरह जलता है रूई में अगर भिगो दें। तो मतलब ये जो बी वाले हैं सर, ये तो बढ़िया है। प्रॉब्लम वहां आती है कि जहाँ शहद कलेक्ट करा कहीं से, और उसमें उन्होंने फिर ये शुगर मिला के मिला बेच दिया। दिया। जी। तो जो तो बी ये वाला देखना है सर, पड़ेगा वो कि तो शहद सही की है। गुणवत्ता का परीक्षण करके, अगर हमको लगता है कि ये शहद जो है प्योर है, अब जी। उसमें कुछ उसके बताए गए होंगे तरीके, जैसे बताया कि दिए की तरह जलता है। मुझे एक जानकारी ये भी दी थी कि शहद जमता नहीं है, पर मैंने जितने भी शहद मुझे प्योर कह के दिए गए, बल्कि सामने से भी दिए गए, छोटी मधुमक्खी के हैं कह करके भी दिए गए,
वो सब मैंने देखा सर्दियों में जम गए। अब पता नहीं क्यों जमते हैं वो, और पूरा शर्करा की तरह से वो बिल्कुल नीचे जम करके वो शुगर की कट की तरह से सामने आ गए। तो वाकई अगर मुझे बिल्कुल लगता सर है कि ऐसे ही होता है। जी ऐसे हम लोग को भी दे जाते हैं, कॉलेज में आके दे जाते कि हैं, वो और जम, उसके बाद जब चले जाते हैं तो वो बिल्कुल वही होता है, लगता है कि वो एकदम शर्करा है वो। तो जी सर। इसलिए मैम उससे अच्छा है कि ना जहाँ पर बी को रखा जाता है, जो जो ऐसे लोग हैं और उनकी मार्केटिंग, मतलब अगर उस पे क्वेश्चन मार्क लग गया तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा उनका, तो डायरेक्ट उन्हीं से लेने लायक है। इसमें जो है मुझे लगता है खादी ग्रामोद्योग संस्था जो है उसके पास भी एक शहद आता है, मैंने यूज तो नहीं किया है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो इसी प्रकार से उनसे सही, जो इस प्रकार से जो छोटे छोटे करते हैं इस प्रकार के, उनसे शायद बी कीपिंग के थोड़ा कराते हो। रिलायबल हो सकता है जी, रिलायबल उनका हो सकता उनका उनका मुझे लगता है कि उनका सही होगा। प्रयोग करके देखिए या फिर आप अपने अनुभव शेयर कीजिएगा जी। अगला सूत्र कौन पढ़ेगा फिर? बहुत अच्छा रहा, इससे कुछ ना कुछ नई चीजें जानकारी मिलती है। आप इस सूत्र में जहां भी देख रहे हैं ना, इसमें इतना हर जगह शहद के बारे में बताया है, तो इसका मतलब है ये तो क्लियर है कि शहद कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है प्रमेह के रोगियों में। हाँ, शहद की गुणवत्ता पे काम करने की जरूरत है जी। अगला सूत्र पढ़ दीजिए मैम, मैं ही पढ़ देता है। हूँ। मैं पढ़ पढ़िए लेती सर, पढ़िए। अपपित्तज प्रमेह की प्रणाम सर। चिकित्सा। जी जी जी, पढ़िए प्रणाम पढ़िए सर। मैम, मैम पढ़ेंगी शायद। हाँ। शाल सप्ताह कंपिल्ल वृक्षकाक्ष कपित्तजम रोहितकं च कुसुमं मधुनाद्यात् सुचूर्णितम् कफपित्त प्रमेहेषु पिबेत् धात्री रसेन वा। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम आपने, तो आप तो लग रहा है बिल्कुल संस्कृत का परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रही हैं आप। जी। आंसर में नहीं थी 4 दिन, थोड़ा बेटे के कंपटीशन में थी इसके लिए संस्कृत का सीखने कोर्स वाला। जरूर ज्वाइन करिएगा, वो 1 साल वाला मैंने ग्रुप में शेयर किया सर था। सर वो स्पीकिंग कोर्स है ना, स्पीकिंग वाला उसका है। वो हाँ जी, बार बार डालते रहिए, हम जैसे जो संस्कृत स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन ना। करते हैं तो डाल। आप समझ में हाँ नहीं आ रही क्या सर। बोल रहे हैं? जी। हाँ सर, मेरे गुरु ने ये सब पढ़ के ही लिया था। अब मैं, हाँ, ये सब पढ़ के हो जाता है मैम, जब पढ़ा 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 था उन्होंने अभ्यास में। हमसे सर रघुवंश पढ़ाया था, मैं जब पुराना कोर्स था मेरा 7.5 years वाला, जी तो जी, रघुवंश पढ़ाते थे वो हमसे। तो देखिए ना कितना बढ़िया आपने उच्चारण किया, उच्चारण का बिल्कुल मतलब करेक्शन, उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। महामृत्युंजय मंत्र में ना एक लाइन आती है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीय। माँ अमृताम पढ़ते हैं कई लोग, माँ अमृताम पढ़ते हैं। अब दोनों में अमृताम और मृताम में ना अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं, यमामृताम है। हाँ माँ अमृताम है वो, तो माँ अमृताम पढ़ देते हैं, तो एक तो मृत हो गया, एक अमृत हो गया, दोनों में ही फर्क हो जाता है। तो संस्कृत में सूत्रों का प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसी। जी, तो इसका अर्थ भी बता दीजिए मैडम। सर मेरे पास नहीं है, मैं कोई बात नहीं, इसका अर्थ जो है वो आपने पढ़ दिया, बहुत अच्छा। मैडम बता देंगी, अंजना मैडम जी। मैं जी पढ़ देती हूँ। उसमें जी। शालादि योग आया है। शालादि योग में इन्होंने बोला है शाल, फिर सप्तपर्ण, सप्तपर्ण का ब्रैकेट में लिखा है छत्तीवर्ण। उसके बाद कंपीलक, हम सभी जानते हैं। कंपीलक के बाद जो वृक्षक है वो कुटज के लिए आया है। और उसके बाद कैथ और कपित्थ बोला ही गया है। और उसके बाद रोहितक, रोहितक के बाद इन्होंने बोला इनके फूलों को लिया हमने, शाल के फूलों को लिया, सप्तपर्णी के फूलों को लिया, कंपीलक के फूलों को लिया। और उसके बाद हमने इसको जो है कुटज और कैथ और रोहितक, इनके फूलों को लिया और इनको सुखाया, सुखा के इन फूलों को सुखाकर चूर्ण किया। चूर्ण के बाद इनको मात्रा अनुसार मधु में मिलाकर चाटे, अथवा आंवले के रस के साथ चूर्ण पिए। अगर जैसे मैडम ने बोला कि हमको मधु देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो उन्होंने उसका दूसरा बताया है कि इसको आंवले के रस के साथ भी पिया जा सकता है। इस चूर्ण का प्रयोग कफज तथा पित्तज प्रमेहों में करना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो आपने सूत्र पढ़ लिया और उसका अर्थ भी जान लिया होगा, मैडम ने बता दिया। इस पे कुछ हाँ हाँ बताना हो सर। तो बता सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अगर आपने ये योग इस प्रकार के योग दिए हों। शाल, सप्तपर्ण, कमिला, इंद्रिय, बहेड़ा, कैथ, पेड़ा के फूल के चूर्ण को मधु के साथ चाटें या कफ पित्त प्रमेह में आंवले के रस के साथ पान करें। चलिए, इसमें कुछ विशेष तो है नहीं मैडम, आगे अगला सूत्र पढ़ सकते हैं फिर। एक लाइन सर ये लिखी है, इसको देख लेते हैं। ये लिखा है हाँ इन्होंने, जो हमारे टीकाकार ने लिखा है।
शालादिजम पुष्पम सूक्ष्म रजीकृतम मधुना अद्यात। जैसे हमने अभी कहा कि शाल, सप्तंग, पर्णी, कंपीलक और कुटज और कपित और रोहितक, इनका जो फूल लेके हमने उसकी सूक्ष्म रजी, उसको बहुत अधिक अधिक जो है उसका चूर्ण किया, मतलब सूक्ष्म रज किया, और उसको मधुना मतलब वही शहद के साथ उसको लिया। कफ पित्त प्रमेहेषु धात्री रसेन वापिवेत। और स्पेशली जो उन्होंने बताया कि कफ पित्त प्रमेह है तो उसको हम धात्री रस, आमल की रस के साथ भी उसको ग्रहण किया जा सकता है या पिया जा सकता है। जी नेक्स्ट जी। श्लोक। जी नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक सूत्र पढ़िए। मैडम, वंदना मैडम आप पढ़िए। यहाँ पर अभी यहाँ मोनिका मैडम आ गई होंगी तो वो पढ़ देंगी। नहीं नमस्ते। आएगी। नमस्ते। मैं पढ़ूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए अश्विनी जी, क्या बात है, जरूर जरूर। ये त्रिकंटक ये है ना। जी 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 जी। त्रिकंटक निशा रौद्र सोमवल्कल वचार्जुनैः पद्मक अश्मन्तक रिष्ट चंदन अगुरु दीप्यकैः पटोलमुस्ता मंजिष्ठाम् आर्द्री भल्लातकैः पचेत् तैलं वातकफे पित्ते घृतं मिश्रेषु मिश्रकम्। आप जी भी मैम, पढ़ दीजिए इसका। हाँ सर। इसमें लिखा है मैं बता देती हूँ। इसमें लिखा है त्रिकंटक। त्रिकंटक का मतलब हुआ गोखरू। उसके बाद इन्होंने लिखा निशा हल्दी, उसके बाद लोध, फिर सोमबल का मतलब कायफल, बालवच, अर्जुन, पद्मकाष्ठ, अश्मंतक, अरिष्ट का मतलब नीम हो गया यहाँ पे, चंदन, अगुरु और दीप्यक। दीप्यक मतलब अजवाइन, पटोल, पटोल का मतलब हुआ परवल पत्र, मुस्तम मतलब नागरमोथा, मंजिष्ठा जैसे हम समझते हैं ये सब, और मंजिष्ठा के बाद इन्होंने लिखा है मंजिष्ठम मादरी भलात के अतीस और भिलावा। इनको लेना है। गोखरू लेना है, हल्दी, लोध्र, कायफल, बालवच, अर्जुन, पद्मकाष्ठ, अम्ल अश्मंतक, नीम, चंदन, अगरू और अजवाइन, परवल के पत्ते, नागरमोथा, मंजीत, अतीस और भिलावा। इनका क्वाथरस बनाएंगे और इनके कल्क के योग से घृत पाक विधि से घी और तेल पाक विधि से तेल का पाक करने